Following is a depiction on the life of Khudiram Bose, one of India's youngest leaders of the independence movement. His attempt to assassinate the British judge Douglas Kingsford, which led to his death sentence at a very young age of just 18. Our attempt here is to spread his legacy throughout the country, which was otherwise restricted mainly to Bengal. शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, और ये जायज भी है, क्योंकि न मैं कोई फनकार हूं, ना कोई अलमबरदार, न किताबों में मेरा कहीं चित्र है, न आज के दौर में मेरा कोई मित्र है। मैं खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, वही खुदीराम बोस जो महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन की उम्र में इनकलाब के खातिर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया था। भारत माता के आंचल में महफूज मेरे दोस्तों, मेरे आखिरी लम्हों में मेरे हाथ में पवित्र भगवद गीता थी। वही भगवद गीता जिसके विचारों से मैंने मेरा अत्यल्प जीवन बिताया, और उन्हीं विचारों को साथ लेकर मैंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। भारत माता के प्रति अपना सर्वस्व देकर उसकी पैरों की बेड़ियां मैं तोड़ूंगा, ये विश्वास मुझे था, और मेरा ये विश्वास अंजाम लाया भी। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, पंडित बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन सारे क्रांतिकारियों के कुर्बानी की वजह से इनकलाब मुकम्मल हुआ। मेरे दोस्तों, आपकी मशगूल जिंदगी में अतीत पर गौर करने के लिए आपको फुर्सत ही कहाँ है। पर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कि चंद पलों के लिए मेरी दास्ता पर गौर फरमाएंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा। मेरा जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहनवी गांव में तहसीलदार बाबू त्रैलोक्यनाथ और माता लक्ष्मी प्रिया देवी के घर हुआ। मेरी 3 बड़ी बहनों के जन्म के बाद 2 बड़े भाइयों का जन्म तो हुआ, पर दुर्भाग्य से वो जीवित नहीं रह पाए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता पिता ने मैं आबाद रहूं, मेरी आयु बढ़े, इसलिए मुझे 3 मुट्ठी चावल में मेरी ही बड़ी बहन अनुपा देवी, उसे गोद दिया गया, मतलब मुझे बेचा गया। इसलिए मेरा नाम पड़ा खुदीराम, यानी कि खरीदा हुआ। महज 7 साल का था मैं। मेरे माता पिता का दुर्भाग्य से एक के बाद एक देहांत हो गया। उसके बाद मेरी दीदी, उसने मुझे मां से बढ़कर पाला, पोसा, बड़ा किया। बचपन में सारे बच्चे मिट्टी और पत्थरों के साथ खेलते थे। मैं सांप को पकड़ के लाता, उनके साथ खेलता और फिर जंगल में छोड़ देता था। मेरा ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं था। मुझे भारत माता और स्वदेशी के प्रति ज्यादा ही लगाव होने लगा था। एक बार ऐसा हुआ, मेरा एक दोस्त
जो खादी की धोती पहनकर स्कूल में आया तो बाकी बच्चों ने उसे देखकर हंसना शुरू किया। वो दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं उस दोस्त के पास गया, उसे गले लगाया और बाकी सारे बच्चों को तमीज सिखाई। लोगों की मदद करना, उनकी सहायता करना, इसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी निर्माण हो रही थी। एक बार कंसा देवी की नदी में बाढ़ आई तो मैंने बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए मैं नदी में कूदा और बहुतेरों की मदद की। हैजा की बीमारी मिदनापुर में फैली। लोग एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे थे, दूर दूर जा रहे थे। मैं रोगियों की मदद करता। दुर्भाग्य से जो मर जाता उसे मैं अकेला शमशान घाट लेके जाता था। भारत माता की सेवा करना और क्रांतिकारी बनना, यही मेरा मकसद हो रहा था और मुझे उसमें ही ज्यादा रुचि निर्माण हो रही थी। हेमचंद्र जी कानंगो नाम के मेरे जो टीचर थे, वो अपनी सारी संपत्ति को बेचकर पेरिस चले गए और वहां उन्होंने बम बनाने की कला सीखी। फिर हिंदुस्तान लौट आए और क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना योगदान देने लगे। मुझे ये सब खबर मिली। एक दिन शाम को मैं उनके सामने जाकर खड़ा रहा। उनसे अंग्रेजों को मारने के लिए पिस्तौल मांगी। मेरी स्फूर्ति को देखकर हेमचंद्र जी ने मुझे बाकी क्रांतिकारियों से मिलाया, लहू से तिलक लगाया और आखिरी सांस तक भारत माता की सेवा करने की शपथ दिलवाई। इस तरह से दोस्तों, महज 15 साल की उम्र में मेरी क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हो गई। मैं अरविंदो घोष और भगिनी निवेदिता आदि जिनकी अनुशीलन समिति थी उसका सदस्य बना। रात दिन क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ना और अंग्रेजों के खिलाफ उनका मुकाबला करना, यही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। क्रांति की ज्वाला मेरे मन में दिन ब दिन भड़क ही रही थी। मैं क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकों में भी हिस्सा लेने लगा। बंगाल का बड़ी बेरहमी से विभाजन किया गया। उसके विरोध में जो आंदोलन खड़ा हुआ उसमें मैंने हिस्सा लिया। बंग भंग आंदोलन का भी मैं हिस्सेदार रहा। अंग्रेजों के काले कारनामे लोगों को रूबरू हो, इसलिए मैं वंदे मातरम और युगांतर जैसे पत्रक लोगों में बांटता। ये अंग्रेज सरकार को जरा ज्यादा ही तकलीफ देह होने लगा था। एक बार मिदनापुर में एक बड़ी कृषि प्रदर्शनी एवं औद्योगिक प्रदर्शनी लगी थी। अंग्रेज अधिकारियों ने उसका आयोजन किया था। उसमें हजारों की तादाद में लोग जमा हुए थे। मैंने वहां सोनार बांग्ला, जो अंग्रेजों के काले करतूतों को लोगों को समझाने के लिए पत्रक निकाला जाता था, वो पत्रक बांटना शुरू किए। अंग्रेज सिपाही गुस्से से लाल हो गए। एक अंग्रेज सिपाही मेरे और दौड़ा। उसने मुझे पकड़ने की जरूरत की। मैंने एक गुस्सा उसके मुंह पर मारा, सारे पत्रक बगल में दबाए और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस प्रकरण को लेके मुझे जेल में बंद कर दिया। मेरे ऊपर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। 2 महीने मुझे बंद कर रखा था, लेकिन गवाह न मिलने के कारण 16 मई 1906 को मेरी रिहा कर दी। 6 दिसंबर 1907 में नारायणगढ़ के रेलवे स्टेशन पर एक क्रूर गवर्नर को मारने के लिए एक विशेष ट्रेन पर मैंने बम का हमला किया, मगर दुर्भाग्य से वो बच गया। 1908 में
मैंने 2 अंग्रेज अधिकारी वाटसन और फुलर को मारने के लिए बम फेंका, मगर वो भी बच गए। लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था, उसके खिलाफ क्रांतिकारी और भारतीय सड़कों पर आ रहे थे। हम सब उनके खिलाफ जो विरोध दर्शा रहे थे, इसको लेके कलकत्ता का मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, जो बड़ा बेरहम और क्रूर था, कड़ी से कड़ी सजा लोगों को सुनाता था, बड़े बेरहमी से पेश आता था। कितने सारे क्रांतिकारियों को ज्यादा बेरहम सजा उसने सुनाई। इस वजह से हम सब क्रांतिकारियों के निशाने पर किंग्सफोर्ड था। इसलिए हमने एक बार एक योजना बनाई और एक पार्सल में उससे बम भेज दिया, मगर दुर्भाग्य से वो पार्सल किसी और ने लिया और किंग्सफोर्ड उसमें बच गया। युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हम सारे क्रांतिकारियों के निशाने पर किंग्सफोर्ड था। अंग्रेज सरकार को इस बात समझ आई कि किंग्सफोर्ड की जान खतरे में है, इसलिए उन्होंने उसको पदोन्नति दी और मुजफ्फरपुर बिहार में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेज दिया। हमने तो ठान लिया था उसे मारने का। हमारे लिए वो रावण बन गया था और जल्द से जल्द उसका दहन हमें करना था। इस कार्य हेतु हमारे समिति के द्वारा, क्रांतिकारी समिति के द्वारा, मेरा और मेरा दोस्त प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन हुआ। हमें एक एक पिस्तौल और बम दिया गया। मेरे लिए स्वर्ण अवसर था। भारत माता के दुश्मनों का खात्मा करना और बदले की आग मन में लेके हम मुजफ्फरपुर आ गए और पहले दिन से किंग्सफोर्ड के ऊपर हमने नजर रखना शुरू कर दिया। कहा जाता है, कहां से आता है, क्या खाता है, कब सोता है, कब जागता है, कहां, कब, क्यों, सब 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 सबकी निगरानी, सब गतिविधियों के ऊपर हम पहरा दे रहे। 30 अप्रैल 1908 के रात के 8:30 बजे थे। हमारी योजना निश्चित हो गई। 30 अप्रैल 1908 के रात के 8:30 बजे थे। अय्याश अफसर दफ्तर से लौटने के बाद क्लब में गया था और अब वापस आ रहा था। हमने बग्गी का रंग परख लिया था। बग्गी आते हुए हमने देखी। हम नजदीक गए, उसके पीछे भागे। हमने जायजा लिया। हाँ, ये वही है, वही दरिंदा किंग्सफोर्ड। हमने बम फेंक दिया। जोर का धमाका हुआ। 3 मील तक आवाज गई, शायद इंग्लैंड तक भी गई होगी। आवाज गूंजी, बग्गी हवा में उड़ी, उसके चिथड़े चिथड़े हुए। भारत देश का दुश्मन किंग्सफोर्ड का खात्मा हो गया। वो मिट्टी में मिल गया। बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े संतोष के साथ हम वहां से भाग निकले और अलग अलग दिशा में हम दोनों दौड़ पड़े, क्योंकि पुलिस चौकन्नी थी, हमारे ऊपर नजर थी, पहरा था। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में गए। मैं 24 मील तक दौड़ता रहा। 24 मील तक मैं दौड़ता रहा, बिना पीछे देखे हुए। मगर प्यास लगने के कारण वैनी स्टेशन पर मैं रुक गया पानी पीने के लिए, और वहां मैंने 2 लोगों में आपस में धीमी आवाज में, छोटी आवाज में गुफ्तगू सुनी। एक दूसरे से कह रहा था, सुना है
रात में जो बम का धमाका हुआ, उसके पीछे जो आतंकी है, उसे अगर पकड़वा दिया तो किंग्सफोर्ड और अंग्रेज सरकार हजारों का इनाम देने वाली है। क्या सुना? हजारों का इनाम देने वाली है। मैंने ये सुना, मैं हैरत ज़्यादा रह गया, मैं हैरत तंगेज रह गया। मैं नजदीक गया और बोला, क्या किंग्सफोर्ड मरा नहीं? क्या किंग्सफोर्ड मरा नहीं? क्या किंग्सफोर्ड मरा नहीं? मेरी आवाज सुनकर नजदीक खड़ी चौकन्नी पुलिस ने शक में मुझे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, फिर एक बार मेरा यानी हमारा नहीं मेरा निशाना चूक गया था। जिस बग्गी पर हमने बम से हमला किया, उस बग्गी में वो दरिंदा किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि दूसरा अंग्रेज अधिकारी प्रिंगल कैनेडी के परिवार की 2 महिलाएं थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि वो मासूम महिलाएं उस हमले में मर गई, मगर उससे भी कई ज्यादा पछतावा इस बात का था कि किंग्सफोर्ड मरा नहीं। मेरा यार, मेरा दोस्त प्रफुल्ल, जो दूसरी ओर गया था, जो दूसरी ओर दौड़ा था, पुलिस ने उसका पीछा किया। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने आती, उसने खुद को गोली मार दी। और वो मेरा यार, मेरा दोस्त भारत माता के चरणों में समर्पित हो गया। मेरा यार प्रफुल्ल। हम दोनों ने मिलकर भारत माता के खातिर जान देने की कस्में खाई थी। वो मुझसे पहले ही भारत माता के लिए शहीद हो गया। 1 मई 1908 को मुझे मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर पकड़कर लाया गया। मैं जब रेलवे स्टेशन पर उतरा तो देखा हजारों की तादाद में लोग मुझे देखने आए थे। हजारों की तादाद में वो देखना चाहते थे, कौन है खुदीराम, कौन है खुदीराम। मेरे यारों, मेरा निशाना जरूर चुका था, मगर मेरा इरादा दुनिया के सामने स्पष्ट हुआ था। मेरा इरादा दुनिया के सामने स्पष्ट हुआ था। और मेरे लिए अवसर था भारत के इन मेरे सारी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने के लिए, उनको क्रांति क्या है ये बताने के लिए अवसर था। मैं शेर की तरह दहाड़ता रहा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलिस मुझे मारती रही, मैं दहाड़ता रहा, वंदे मातरम। 13 जून 1908 को मुझे कोर्ट में जज के सामने खड़ा किया और जज ने मुझे फांसी की सजा सुनाई। मैं बस मुस्कुराता रहा, न डरा न घबराया, न सहमा न वहमा, बस शांत हंसता हुआ खड़ा रहा। ये देखकर चौंक कर जज ने पूछा, हे बच्चे, क्या तुम्हें सजा का मतलब नहीं समझा कि तुम हंस रहे हो? मैं और जोर जोर से हंसने लगा। मैं बोला, जज साहब ये सजा कजा सब छोड़ दीजिए, ये मामूली बातें हैं। जज साहब, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको
बम कैसे बनाया जाता है सीखूं? मैं बताऊं आपको बम कैसे बनाया जाता है साहब? ये देखो, बम इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। मैं कोर्ट में चिल्लाता रहा, मैं बम बनाने की सारी विद्या को प्रकट करता रहा कि पत्रकार सुने, उसे पत्रों में लिखे, लोगों में बांटे, लोग उसे पढ़े, क्रांतिकारी बने। खुदीराम मर गया, खुदीराम निशाना चूका, दूसरा खुदीराम जाग उठे और वो अंग्रेजों का सीना फोड़े, उनको तोड़े। मैं चाहता था, मगर उस दरिंदे जज ने मुझे घसीट कर लेके जाने की ऑर्डर दी। मुझे जानवर की तरह घसीटता लेके गए और हवालात में मुझे बंद कर दिया। उस रात बड़ी बर्बरता से जानवर की तरह उन्होंने मुझे मारा। मुझे अंदेशा था अब मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, मगर रोज वो आते, जानवर की तरह मारते और चले जाते। मैं बेहोश हो गया था। मेरी शरीर की सारी संवेदनाएं मर गई थी। मेरे बंद आंखों के सामने केवल मुझे नजर आ रही थी मेरी दीदी मां। नहीं भारत मां, नहीं दीदी मां, नहीं भारत मां, नहीं। मुझे उन दोनों में फर्क ही नजर नहीं आ रहा था। ये दीदी मां या भारत मां। वो मुझे हवालात में आते और मार कर चले जाते। मेरे शरीर की सारी संवेदना मर गई थी, मगर मेरी जहन की संवेदना जीवित थी। मुझे मेरी दीदी मां नजर आ रही थी या भारत मां। मुझे फर्क समझ में नहीं आ रहा था। मेरी दीदी मां, जिसने मुझे मां से बढ़कर स्नेह दिया, प्यार किया, पाला पोसा बड़ा किया, मैं सुन सकता था उसकी बात को। शायद ये मेरी आखिरी रात थी। मुझे मेरी दीदी मां की आवाज सुनाई दे रही थी। खुदी तू मुझे छोड़ के जा रहे बेटा। ना जा खुदी, मुझे छोड़कर मत जा। मैं उसे समझा रहा था, मां मैं वापस लौट आऊंगा मां, मुझे विदाई दे दे मां, मुझे एक बार विदाई दे दे मां, मैं लौट आऊंगा मां, मुझे जाने दे, मैं फिर से जन्म लूंगा, तेरी सेवा करूंगा मां, मुझे जाने दे। हंसकर मुझे विदाई दे मां। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन थी वो। मेरी दीदी मां या भारत मां जो मुझे रोक रही थी, जो मुझे जाने नहीं दे रही थी। मां मुझे जाने दे मां, हंसकर विदाई दे मां, मुझे हंसकर विदाई दे। एक बार विदाई दे मां, घुरे आसी। एक बार विदाई दे मां, घुरे आसी। हंसी हंसी चढ़ जाए फांसी, देखते रह जाए सारे भारतवासी। एक बार विदाई दे मां, घुरे आसी। एक बार विदाई दे मां, घुरे आसी।
जोर से किसी ने आवाज दी, जोर से किसी ने आवाज दी, जोर से मेरे पैरों पे किसी ने डंडा मारा। मैं नींद से जाग उठा। उजाला हुआ था। वो 11 अगस्त 1908 का दिन था। मैंने स्नान किया और भगवत गीता पढ़ने लगा। हुक्म के गुलाम आ गए। उन्हें लगा मैं होगा दुखी, हो जाऊंगा व्यथित, मगर मैं शेर की तरह खड़ा हुआ और चल पड़ा फांसी के फंदे के ओर। एक हाथ में थी भगवत गीता, एक हाथ में थी भगवत गीता, दूसरा हाथ मैंने इस्तेमाल किया मेरी माता का गीत गाने के लिए। मैं जय घोष करता रहा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं चलता रहा फांसी के फंदे के। मुझे फांसी पर लटकाया गया। चंद पलों में मेरा एक खाकी बदन, मेरा एक खाके दामन खत्म हो गया, मगर मेरा आत्मा, मेरी रूह बरकरार रही, आबाद रही। मेरा जज्बा, मेरा जुनून, जो बगावत की चिंगारी मैंने लगाई थी, जलाई थी, वो दावाग्नि की तरह भड़क गई पूरे भारतवर्ष में। मेरा शव कलकत्ते लाया गया। मेरी अंतिम यात्रा में लाखों की तादाद में भीड़ जमा हुई थी। लोगों के आंखों में आंसू थे। वंदे मातरम का जय घोष था। लोग फुर्ती से कह रहे थे वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं सुन सकता था, मेरी आत्मा सुन रही थी, मेरी रूह सुन रही थी। देहाग्नि दिया गया, देहाग्नि दिया गया। मेरे देह से निकलती हुई वंदे मातरम की ज्वाला आसमान तक पहुंच गई। लोगों ने मेरी देहाग्नि के बाद राख को डिब्बियों में भरा। कुछ ने उसके ताबीज बनाकर गले में पहने। लोग सड़कों पर आए। नौजवान जिनके कपड़ों पर लिखा था खुदीराम बोस, वो सड़कों पर उतर कर आए, क्रांति में शामिल हुए। मेरा जज्बा, मेरा जुनून, मेरा विचार, मेरा मकसद हवा के साथ साथ फैल गया पूरे भारतवर्ष में, फैल गया पूरे भारतवर्ष में। और मेरी आत्मा संतोष के साथ कह उठी वंदे मातरम, वंदे मातरम।